स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एग्जाम अड्डा। एग्जाम अड्डा में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए जो एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन निकला है उससे रिलेटेड जानकारी देने के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आपने देखा होगा और मैं इसकी बेसिक डिटेल्स आपको इसमें क्लियर कर दूंगी। ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी होगी, किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, वैकेंसीज कैसी आई हुई हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, उनकी सैलरीज क्या होती हैं। ओके, तो वो हम इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में है वैसे ये पीडीएफ, बट मैं आपको हिंदी में समझा दूंगी। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा है एसएससी का नोटिफिकेशन आया हुआ है सीएचएसएल का 10+2 लेवल का है। अगर आप 12th कर रहे हैं या 12th कंप्लीट हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, डेट्स फॉर सबमिशन जो है, सबमिशन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 1 फरवरी से 7 मार्च है। 7 मार्च लास्ट डेट होगी आपकी जब तक आपको ये फॉर्म फिल करना है। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो 7 मार्च तक आप डाउनलोड कर लेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी ऑनलाइन फी जो आप पे करोगे उसकी लास्ट डेट 8 मार्च होगी। 8 मार्च तक आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है। ठीक है, देन लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो ऑफलाइन चालान आप भरते हो, जैसे सपोज कोई ऑनलाइन नहीं कर सकता पेमेंट तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू चालान बनाकर अपना सबमिट कर सकता है, तो उसकी लास्ट डेट 9 मार्च 2022 है। ठीक है, एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान अगर बैंक के थ्रू करते हैं तो उसकी लास्ट डेट 10 मार्च होगी। करेक्शंस के जो चार्जेस हैं, अगर करेक्शन आपको करना है कोई भी ऑनलाइन पेमेंट को लेकर तो वो आप 11 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच में कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है टीयर 1 का, क्योंकि इसमें आपके 3 टीयर्स होते हैं एसएससी सीएचएसएल में, तो आपका जो टीयर 1 का एग्जाम होगा वो मई में होगा। इन्होंने मंथ का बताया हुआ है कि मई में होगा, पर कोई एस्टिमेटेड डेट नहीं है अभी। ठीक है, देन आते हैं हम पोस्ट और उनकी पे स्केल पर। लोअर डिवीजन क्लर्क होता है एक तो आपकी पोस्ट, इसमें पोस्टल असिस्टेंट पीए की पोस्ट होती है, सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट होती है। जो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है इसमें आपका इसको लेवल 2 कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सैलरी होती है वो 19,900 से 63,000 प्लस तक जाती है, और पोस्टल असिस्टेंट की 25,000 प्लस से 81,000 तक चली जाती है। तो ये सैलरीज इंक्रीमेंट होते रहते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी आपका 25,500 से इंक्रीज होता है और 81,000 तक आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वैकेंसीज की इन्होंने कोई फिक्स नंबर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अपने हिसाब से अपडेट करते हैं, लेस भी कर देते हैं और इंक्रीज भी कर देते हैं। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन अलग अलग कैटेगरीज के लिए है। जैसे रिजर्वेशन आपका SC ST OBC PWD EWS ESM इन सब के लिए रिजर्वेशन है, और प्लस इसमें जो परमिसिबल डिसेबिलिटीज फॉर PWD कैंडिडेट, जो PWD के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन है। ठीक है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है तो उसमें फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट होते हैं ये डिसेबल जो कैंडिडेट्स हैं PWD के, उनके लिए ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्टल असिस्टेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स को लेकर और सुटेबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी को लेकर। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेशनल सिटीजनशिप अगर कैंडिडेट इंडिया का है या नेपाल का है या भूटान का है, ठीक है, तो वो ये फिल कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें 18 to 27 ईयर है। 27 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आप अदर कैटेगरीज में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा। इसका मतलब 32 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। OBC के लिए 3 ईयर का है, PWD के 10 ईयर का है, और PWD OBC के लिए 13 ईयर्स, और PWD SC ST के लिए आपका 15 ईयर्स है। ठीक है, इस तरीके से सारे जो लेवल हैं SC ST डिफेंस इन सब के लिए रिजर्वेशन, कितनी छूट मिली है, कितने साल तक फिल कर सकते हैं फॉर्म, वो सारा मेंशन किया हुआ है। ओके, और इसके साथ साथ मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो आपके काम की हैं। इसके साथ साथ एसेंशियल आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। हर पोस्ट के लिए एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा हुआ है, जैसे कि LDC JSA PA SA और DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर CNAG।
ठीक है। इसके क्राइटेरिया के लिए जो एजुकेशन मांगी गई है वो 12th स्टैंडर्ड मांगी गई है। 12th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्लियर किया हो किसी भी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। यानी कि अगर आपने 12th करा हुआ है या क्लियर कर रहे हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड ए के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल की यहाँ पर ये इसकी पोस्ट लगती है, जो आपको पोस्ट मिलती है वो उसके अंडर मिलती है। तो उसके लिए जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है एजुकेशन का वो है 12th स्टैंडर्ड और साइंस स्ट्रीम से कवर होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम विद मैथ्स। तो अगर आप PCM की स्टूडेंट रह चुके हैं या अभी कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ टू अप्लाई। आपको ये साइट मिल जाएगा, ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे की जो प्रोसेस होगी, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो सारा मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। ओके, एप्लीकेशन फी जो है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फी है। एंड अदर कैटेगरीज के लिए वुमेन कैंडिडेट्स हो, SC ST PWD या ESM है, उनके लिए एग्जाम्प्टेड है, यानी कोई भी फी नहीं है, ठीक है। जनरल कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज़ फीस रहेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन। आप जिस भी स्टेट के हैं और इस स्टेट के आसपास जो भी आपके प्लेसेस हैं, जो भी आपके नियर बाय है, वो आप यहाँ से सेंटर चूज कर सकते हैं। ये आपका अलग अलग स्टेट के सेंटर्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। हालांकि बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, क्योंकि SSC CHSL का जो एग्जाम है वो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, तो हर जगह या हर राज्य में आपका सेंटर मिल जाएगा आपको नियर बाय। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इसमें जो लेवल होते हैं वो 3 होते हैं, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3, ठीक है। तीन तीन इसमें टीयर्स होते हैं। अब ये टीयर्स होते क्या हैं? Tier 1 में आपका कॉमन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 25-25 मार्क्स के आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो वो नीचे सिलेबस में आपको डिफाइन करूंगी मैं। एंड जो सेकंड रहता है Tier 2, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको पैन पेपर दिया जाता है, जिसमें आपको एसे या लेटर, प्रीसेस, ये आपको लिखना होता है। उसमें 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। देन Tier 3 आता है स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट चेक किया जाता है और ये मैंडेटरी होता है, कोई भी इसे स्किप नहीं कर सकता। और ये क्वालिफाइंग पार्ट होता है, इसमें आप मतलब क्वालिफाई ही माना जाता है, बेसिक मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसके साथ साथ इनको इनको मैं और डीप में बताऊंगी, अभी आगे काफी चीजें दी गई हैं इन्होंने। जैसे Tier 1, अब Tier 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसमें इंग्लिश होती है। इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की होती है। 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स की होती है, क्योंकि इसमें 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। जनरल इंटेलिजेंस आपका 50 मार्क्स का है। और क्वांट यानी मैथ्स आपकी आती है 50 मार्क्स की। एंड जनरल अवेयरनेस आता है आपका 50 मार्क्स। क्वेश्चंस आपके 25-25-25 ही होते हैं, पर मार्क्स 50 होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का जाता है, ठीक है। 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, 1 घंटे का टाइम मिलता है। और 80 मिनट्स मिलता है उनको जो एलिजिबल होते हैं स्क्राइब के लिए, ठीक है। तो ये 4 पार्ट रहते हैं जो आपको कवर करने होंगे, 25-25-25 मार्क्स का। Tier 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक को आपको टिक करना होगा। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको दिया जाता है, उसमें मीडियम आपको शो करता है, आप दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो, इंग्लिश में देखना है या हिंदी में देखना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 0.50 की, 1/4। अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं और उसमें से एक क्वेश्चन गलत है, तो आपको आपके 3 मार्क्स बनते हैं, और 3 मार्क्स में से भी आपके 0.50 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पार्ट 1 रहता है Tier 1, जिसमें Tier 1 में ये सब कराया जाता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उसमें आपके स्पॉट द एरर्स, इसमें आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसमें चेक करना होता है कि एरर कहाँ पर है। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सिनोनिम्स और इन होमोनिम्स होते हैं। एंड एंटोनिम्स होते हैं, मतलब विपरीत और समान एक तरीके के जो शब्द होते हैं। स्पेलिंग्स चेक करनी होती है, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड, इस टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है कि इसमें गलत स्पेलिंग वाला कौन सा वर्ड है। ईडियम्स और फ्रेजेस आते हैं आपके, ठीक है, मुहावरे आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, एक शब्द में बताओ। तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और इनडायरेक्ट का तो पक्का क्वेश्चन आता ही आता है।
फिर जनरल इंटेलिजेंस का आपका आता है, इसमें रीजनिंग का जो पार्ट आता है वो भी आपका वर्बल, नॉन वर्बल, सिमेंटिक, एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, सिंबलिक ऑपरेशंस होते हैं, ट्रेंड्स, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 4 फिगर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा पांचवा फिगर कौन सा होगा। ठीक है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, अगला नंबर कौन सा होगा, ड्राइंग के होते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस पे डाली हुई हैं, ऐसे सीजीएल करके मेंशन है, पर पैटर्न दोनों का सेम ही होता है। जैसे सीजीएल का भी आपका जो फर्स्ट लेवल होता है, टीयर 1 रहता है, वो भी सेम ही होता है, सेम पैटर्न होता है बिल्कुल, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। क्वांट का जो है, मैथ्स का जो पार्ट आता है, उसमें आपका नंबर सिस्टम आता है। नंबर सिस्टम में होल नंबर, दशमलव के क्वेश्चंस और संख्या के बीच में क्या रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें आपके प्रतिशत से रिलेटेड और रेशियो, अनुपात से रिलेटेड, प्रोपोर्शन ना, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है, एवरेज निकालना है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है, नंबर्स चेंज होते हैं। अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ्स, लीनियर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जिसमें ट्राइंगल, त्रिभुज हो गए, आपके आयत हो गए, है ना, सर्कुलर, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है अगर आपने 10th में किया हुआ है, और 10th में ऑब्वियसली किया ही होता है, और 12th में भी करते हैं हम। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, एक्चुअली 10th बेस्ड आपका आता है बेसिकली, 12th बेस्ड भी नहीं आता मैथ। स्टैटिस्टिकल चार्ट्स आते हैं, जिसमें आपको डीआई पूछा जाता है। डीआई के लिए आपको एक चार्ट दिया जाता है और उस चार्ट से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इस पर बेस में क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस, आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके। क्वेश्चंस आल्सो डिजाइन टेस्ट नॉलेज से रिलेटेड, करंट इवेंट्स में क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, भूगोल, अर्थशास्त्र, जनरल पॉलिटी हो गया, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपका, अगर आप करंट अफेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आप 25 में से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, और बेसिक जनरल अवेयरनेस। टीयर सेकंड में आते हैं। टीयर सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपको लिखने के लिए पेन पेपर दिया जाता है, जिसमें 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है, और 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे स्क्राइब्स के लिए, ठीक है। तो इसमें आपसे जो पूछा जाता है, वो पूछा, हिंदी इंग्लिश आप दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो 33% होता है, यानी कि आप 100 में से अगर 33 मार्क्स लेकर आते हैं, तो ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, आप पास हो जाएंगे, है ना। और इसमें जो है आपको पेन पेपर दिया जाता है, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके पैराग्राफ और लेटर लिखना, या ऐसे लिखना, निबंध लिखना। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें जो लिखते हैं वो हिंदी इंग्लिश आप दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप दोनों लैंग्वेज, जैसे कुछ आपने हिंदी में लिखा, कुछ आपने इंग्लिश में लिखा, तो इसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो आपको एक ही लैंग्वेज को सिलेक्ट करके चलना है। साथ ही आते हैं टीयर थर्ड में। टीयर थर्ड जो है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में आपको, टाइपिंग टेस्ट के बाद ही शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट, है ना, क्योंकि ये फाइनल राउंड आपका होता है। तो टाइपिंग टेस्ट जो है ये आपके रीजनल ऑफिस में करवाए जाते हैं, और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये होता है कि आपको क्वालिफाई, बेसिक मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, मतलब बेसिक मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं, फिर बाकी आपका टीयर 1 टीयर 2 का लेवल देखकर या मार्क्स देखकर फिर आगे डिसाइड होता है। तो एरर्स जो हैं, जो भी आपके टाइपिंग में एरर्स होते हैं, वो चेक किए जाते हैं 0.2 डेसिमल तक, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बारीकी से चेक किए जाते हैं। तो स्किल टेस्ट पर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, उसके लिए जो स्किल टेस्ट होता है, वो नो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड, मतलब कोई भी उसे छोड़ नहीं सकता है, वो देना मैंडेटरी है। एंड जो की डिप्रेशन होता है, जो आपकी स्पीड होनी चाहिए डाटा एंट्री में, वो 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। एक घंटे में आप एटलीस्ट 8000 की डिप्रेशन प्रेस करें। ओके, मतलब इतने लेटर्स आपको प्रेस करने होते हैं। तो आपको जो ड्यूरेशन मिलता है वो मिलता है आपको 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलता है आपको, और जिसमें आपको 2000 से 2200 तक की डिप्रेशन प्रेस करना होता है, ठीक है। यानी कि आपको इतने टाइप करना है 15 मिनट्स में। तो पैसेज दिया जाता है आपको, जिसे आपको कंप्यूटर में एंटर करना होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपको जो की डिप्रेशन होता है वो 15,000 की डिप्रेशन पर आवर होता है। ओके, मैंने आपको 15,000 लेटर्स आपको टाइप करने होंगे एक घंटे में।
तो इस तरीके से होता है। 15 मिनट्स का टाइम इसमें भी मिलेगा आपको, जिसमें 15 मिनट्स में आपको 3700 टू 4000 की डिप्रेशन तक आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो आपके लिए टाइपिंग स्पीड बहुत ज़रूरी है। आपको कीबोर्ड के थ्रू इसमें टाइपिंग स्पीड करनी होगी, क्योंकि आपको जो कंप्यूटर मिलता है वो लैपटॉप नहीं मिलता है, या कोई एडवांस लेवल कंप्यूटर्स नहीं मिलते हैं, वो बिल्कुल कीबोर्ड वाले मिलते हैं, जिनमें कीबोर्ड्स भी बहुत ही पुराने टाइम के होते हैं। तो अच्छी से प्रैक्टिस करनी होगी आपको। टाइपिंग टेस्ट जो होता है एलडीसी जीएसए पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो होता है, वो हिंदी या इंग्लिश आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हो। और जो टाइपिंग टेस्ट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है वो चॉइस होता है आपका, शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंज इन द मीडियम। अच्छा, जो भी आप चूज करते हो ना लैंग्वेज, अभी आप फॉर्म में जो भी लैंग्वेज चूज करोगे आपको उसी लैंग्वेज में लिखना होगा, तो आप फिर बाद में उस लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप कौन सा मीडियम चूज कर रहे हो, इंग्लिश या हिंदी। ओके, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करोगे तो आपको इंग्लिश में ही वहां पर टाइपिंग करनी होगी। इंग्लिश मीडियम की जो स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, WPM 35 वर्ड्स पर मिनट। ओके, तो ये की डिप्रेशन आपका होना चाहिए। स्पीड विल बी एडजस्ट इन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग ऑफ कंप्यूटर गिवन टेक्स्ट इन 10 मिनट्स में आपको जो भी पैसेज दिया जाता है वो कवर करना होता है। ये किसके लिए है? ये आपका एलडीसी जीएसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी की डिप्रेशन अलग अलग है, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही नोट करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब आपका बाद में आता है, टीयर 3 क्लियर करने के बाद, तो वो हम बाद में बनाएंगे। देन मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन पर बेस्ड होता है एंड टीयर 1 एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। आफ्टर दैट जो मेरिट बनकर निकलती है नॉर्मलाइज होने के बाद उस पर बेस्ड ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर माल प्रैक्टिस जैसे अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब अगर कैंडिडेट किसी भी गलत काम में अगर पकड़ा जाता है, इस तरीके की अगर कोई भी एक्टिविटी होती है जो यहाँ पे मेंशन की गई है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट से मिलता है 2 साल का, 3 साल का, इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके की कोई भी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ओके, देन हम इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं नीचे। ओके, अब हम यहाँ पे फॉर्म के फिलिंग को लेकर करते हैं डिस्कशन, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। ओके ओके, हियर इज द फर्स्ट पार्ट। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट पेज खुलकर आएगा, जिसमें बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जैसे कि डू यू हैव आधार बोलेगा वो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। वेरीफाई आधार नंबर में आपको दोबारा फिल करना है। ठीक है, टाइप ऑफ आईडी, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप अदर आईडी यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उस आईडी का नंबर डालना है। नेम आप बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि नेम बाद में चेंज नहीं होता है। तो वेरीफाई नेम 2 बार वो मांगेगा आपसे, 2 बार आपको फिल करना है। देन फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी आप इस यहाँ पे भरेंगे और 2 बार आपको डेट ऑफ बर्थ भी भरना है। एजुकेशन बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से एजुकेशन किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। देन रोल नंबर, जो भी आप भर रहे हो, 10th पर बेस्ड 10th क्लास का जो भी आपका बोर्ड रहा है और उसका जो रोल नंबर रहा है वो आपको यहाँ फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में आपने पास किया है वो मेंशन होगा। जेंडर आपका मेंशन है यहाँ पर। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ग्रेजुएशन है, हायर सेकेंडरी है, वो यहाँ मेंशन करेंगे आप। मोबाइल नंबर एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट लिखना है, बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होता है। आफ्टर दैट आपका स्टेट, यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, आप किस स्टेट से हैं वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, देन सेव करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आप नेक्स्ट पोर्शन में आएंगे। नेक्स्ट पेज आपका खुलकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको कैटेगरी फिल करनी होगी। कैटेगरी आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपको फिल करना है। नेशनलिटी आपको दिखानी है, सिटीजन ऑफ इंडिया या आप कहीं बाहर के हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको एस्ट्रिक करके दिया हुआ है, यानी कि आप मैंडेटरी है, आपको फिल करना ही है। अगर कोई भी ऐसा मोल, एक्चुअली मोल ऑन राइट साइड उन्होंने दिखाया है कि इनके सीधी तरफ के गाल में एक तिल है। ठीक है, तिल है, तो इस तरीके से आपको भी शो करना है, या फिर कुछ भी आपको लिख सकते हो। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं तो यस, अदरवाइज नो आपको मेंशन करना है। जिनमें रेड एस्ट्रिक है, एक्चुअली ये मैंडेटरी है, इनको फिल करना बहुत जरूरी है। परमानेंट एड्रेस आप अपने यहाँ पे फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, नंबर,
और यही चीज़ आप यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर येस कर देंगे, तो ये दोबारा कॉपी होकर आ जाएगा। देन सेव करने के बाद आप नेक्स्ट आएंगे डिक्लेरेशन में। यहाँ पर आपको आई एग्री करके फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक ड्राफ्ट प्रिंट करिएगा। उससे क्या है कि आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो आपको शो कर देगा और आप दोबारा रीड करके देन आप फाइनल सबमिट करिएगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका जो फोटो का साइज होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आप डिटेल्स इसमें मेंशन देख सकते हो, अदरवाइज अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपका जब आप ड्राफ्ट देखोगे तो इस तरीके से आपको सैंपल दिखेगा। जो एप्लीकेशन है वो आपका फॉर्म का एक सैंपल दिख कर आएगा आपको, तो एक बार आप और चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर दिखेगा, जिसमें आप जो भी पहला सेंटर डालोगे ना आपका एग्जाम वहीं आएगा। तो पहला सेंटर बहुत सोच समझ के डालना, एंड देन नेक्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट में आप कौन सा मीडियम चूज करने वाले वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद दोबारा वेरीफाई के लिए आएगा, दो बार आपको फिल करना है। अगर आप 12th में स्टैंडर्ड जो है साइंस स्ट्रीम से था, मैथ से था, तो आपको यस करना है। अगर नहीं था तो नो करना है। ओके, एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। देन आपका नीचे आएगा, ये सारी चीजें ऊपर से ऑलरेडी फिल करी हुई होंगी। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस, नहीं तो नो करना है। एज रिलैक्सेशन मतलब अगर आप 27 से ऊपर एज के हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर आप अदर कैटेगरी के हैं जनरल के अलावा। अदरवाइज आपको ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी हाईएस्ट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपका मेंशन करना है। क्वालिफाइंग एजुकेशन, ओके, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन नीचे आपको दिखाना है कि हाईएस्ट क्या रही है। अगर 12th है तो 12th के बाद ग्रेजुएशन, इस तरीके से सारी डिटेल ऐड करनी है। डू यू वांट टू मेक ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को अवेलेबल करना चाहते हैं अदर अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं। देन आपका नीचे फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए अपलोड करने के लिए आएगा। फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड करेंगे जो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, और सिग्नेचर भी आपका 10 KB से 20 KB के बीच में और 4.0 से 2.0 के साइज में होना चाहिए। देन अगर आपने फोटोग्राफ, अच्छा हाँ, फोटोग्राफ आप अगर अपलोड करेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये लास्ट 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी फोटो के नीचे भी मेंशन कर सकते हैं एडिट करके कि ये कौन से मंथ का है। ओके, तो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और ये पूछ रहे हैं यहाँ पे वेदर द फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ है 1 नवंबर से पुराना तो नहीं है या 1 नवंबर का है, तो आपको यहाँ पे यस या नो करना है। ठीक है, अगर बहुत पुराना है तो नो। हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1 नवंबर के बाद लिया गया है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो एक्सेप्ट करेगा नहीं और ये फॉर्म बाद में कैंसिल हो जाते हैं। देन आप आई एग्री करके आप यहाँ पे कैप्चा जो है जो भी शो करेगा उसे करेंगे एंड देन आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो प्रीव्यू दिखा रहा है, इसमें स्क्रीनशॉट है ये, तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से फोटो का बहुत ध्यान रखिएगा, फोटो काफी क्लियर होनी चाहिए आपकी, कुछ भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मैं आपको इस पोस्ट से रिलेटेड डिटेल्स दूं, किस तरीके से फॉर्म भरना है, पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या पढ़ना होगा और फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में या किसी भी चीज़ को लेकर तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगी। ओके, और इसके साथ साथ मैं CHSL का एक पोर्शन चला रही हूँ, एक सीरीज लेकर आऊंगी जिसमें मैं CHSL से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो पूरा जो पेपर है आपको 100 क्वेश्चंस का जो पेपर होता है CHSL का वो आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप क्लिक करके इसकी PDFs भी ले सकते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर के PDFs भी आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।